our channel Let's Fly. As you know, we are doing the chapter agriculture from the geography section. So चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इससे पहले इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर दैट आई हैव ऑलरेडी टेल इन द फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन। वी नो फूड इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के लिए जो फूड है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। एंड दिस रिक्वायरमेंट ऑफ फूड हैज़ लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और इसी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। अर्लियर ह्यूमन बीइंग्स वर डिपेंडेंट अपॉन फूड गैदरिंग, हंटिंग एंड फिशिंग फॉर देयर सर्वाइवल। बहुत समय पहले, इन द अर्लियर एज, दैट टाइम ह्यूमन बीइंग वर डिपेंडेंट अपॉन द फूड गैदरिंग, कि वो इधर उधर खाने की तलाश में घूमता था, शिकार पे डिपेंडेंट था और फिशिंग करता था। इस तरह से उसका काम चलता था। ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स अलोंग द रिवर वैलीज। मनुष्य ने क्या किया, वो रिवर्स के किनारे पे रहना स्टार्ट किया। जब वो एक सेटल्ड लाइफ जीनी स्टार्ट की, उसके पीछे का रीज़न एग्रीकल्चर ही था। एंड दे स्टार्टेड द ग्रोइंग क्रॉप्स, जो कि उनके खाने के लिए बहुत ज़रूरी थी। वहाँ पे उन्हें पानी मिल रहा था और यहीं से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। इट हेल्प एंशिएंट सिविलाइजेशन टू फ्लोरिश अलोंग द रिवर वैलीज। और जितनी भी सिविलाइजेशन है हमारी मेसोपोटामिया की, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभी जो सिविलाइजेशन हैं वो सभी उनका विकास जो है वो रिवर वैलीज के नज़दीक ही हुआ है। एंड द रीज़न बिहाइंड दैट एग्रीकल्चर, दे टेक वाटर फ्रॉम द रिवर एंड डू द एग्रीकल्चर। तो ये हमारा जो है स्टार्टिंग हो गया कि कहाँ से एग्रीकल्चर स्टार्ट हुई। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चर का मतलब होता है लैंड को कल्टीवेट करना। इन वाइडर टर्म यू कैन से दैट एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ आर्ट, रेजिंग क्रॉप्स, रियरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग। अगर हम वाइडर वे में एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो जो है लाइव स्टॉक होता है हमारा, पशुपालन, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, दिस ऑल थिंग इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट है, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर इट्स लाइवलीहुड, कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है वर्ल्ड में, सभी जो है खाने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। आप ये देखिए, आपका जो खाना है, अनाज है, जो चावल है, गेहूं है, दालें हैं, वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं? वो खेतों से आती हैं। और खेतों में हम उनको कैसे उगाते हैं? बाय एग्रीकल्चर, डूइंग द कल्टीवेशन ऑन द लैंड। सो पहला पॉइंट जो है बच्चों, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ऑलवेज रीड एंड अंडरस्टैंड द चैप्टर, कि आप असली लाइफ में वो कैसे हैं। एग्रीकल्चर आपके चारों ओर गाँव में आपको पता है कि एग्रीकल्चर कैसे होती है। तो इस चैप्टर में हमने एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में ही पढ़ना है। और ये आपके कैसे, आपको इसके बारे में नॉलेज गेट करने की कैसे होती है, कितने टाइप की है, किस तरह से है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी प्रैक्टिकल। सिर्फ बुक इस नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है। तो पहला हमारा पॉइंट है, क्या इम्पोर्टेंस एग्रीकल्चर की, कि जो हम खाना खाते हैं वो खाना जो है, वो फूड जो है, वो हमें एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन से ही मिलती है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द डेवलपिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री। एज यू नो, आपने अपनी कंट्री में देखा 65 से लेके 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर का काम करते हैं। हमारा कंट्री जो है एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है। हमारे जितने भी गांव हैं उसकी 70% पॉपुलेशन एंगेज्ड इन डूइंग द एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो डेवलपिंग कंट्री है, लाइक आवर कंट्री इंडिया, दे आर मेजर ऑक्यूपेशन of this type of country is the agriculture. Hence, it is the backbone of our country's इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है कि किसी कंट्री की आर्थिक समृद्धि, कि जो पैसा है वो कंट्री के, उसमें कितना योगदान है एग्रीकल्चर का। तो एग्रीकल्चर जो है बैकबोन है हमारी कंट्री की, रीढ़ की हड्डी है। जो इसका जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है।
जैसे कि इंडस्ट्री से पैसे मिलते हैं, सर्विसेज से पैसे मिलते हैं, इसी तरह एग्रीकल्चर से भी हमारी इकोनॉमी में बढ़ोतरी होती है, उससे जो है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो ये हमारी कंट्री की बैकबोन है। फोर्थ है, agriculture not only supply food to the people but also create huge market for tractor, thresher, harvesters, fertilizers, pesticide and the other industrial product। कि एग्रीकल्चर सिर्फ फूड सप्लाई नहीं करता लोगों को, इसके अलावा हमारा जो लिंक है वो इंडस्ट्रीज से भी है। बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो रॉ मटेरियल हम जो है एग्रीकल्चर से ही लेते हैं। वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कॉटन। जो इंडस्ट्री कॉटन जो कपड़ा बनाती है उसका जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर से जाता है। इसी तरह हमारी जो शुगर इंडस्ट्री है उसका जो रॉ मटेरियल है शुगर केन, वो भी हमारा एग्रीकल्चर से जाता है। इसी तरह ब्रेड, बिस्किट जो ये चीज़ें बनती है उसका रॉ मटेरियल व्हीट जो है वो भी हमारा एग्रीकल्चर से जाता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में बहुत सारे ऐसे उपकरण, इक्विपमेंट और मशीनरी की ज़रूरत होती है जो कि हम इंडस्ट्री से लेते हैं। कुछ चीज़ें हम उनको देते हैं और कुछ चीज़ें हम उनसे लेते हैं। इट मीन्स दैट अ वेरी डीप कनेक्शन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द एग्रीकल्चर। सो हेयर वी डिस्कस्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर एंड द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के सिर्फ नेम बताए थे, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। एंड द टॉपिक फैक्टर अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, कि हमारी एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 फिजिकल फैक्टर, जिनको हम ज्योग्राफिकल फैक्टर भी बोलते हैं। उसके अलावा है इकोनॉमिक फैक्टर, तो ये याद करिए दोनों, फर्स्ट फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में कौन कौन से आते हैं चलिए देखेंगे। आई होप आपको ये स्क्रीन सही नजर आ रही होगी। फिजिकल और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रिलीफ। प्लेन आर मोर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन द हाईलैंड। आपको फिजियोग्राफिक फीचर जो है इंडिया की पता है कि हमारी कंट्री का नॉर्दर्न इंडिया जो है वहाँ पे बहुत सारी माउंटेन है, एंड आफ्टर दैट हमारा जो प्लेन एरिया है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार का, उसको प्लेन एरिया बोलते हैं। एंड आफ्टर दैट द प्लेट्यू एरिया एंड द कोस्टल रीजन। तो कह रहे हैं कि कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए सबसे जो लैंड सुइटेबल होती है वो हमारा प्लेन एरिया होता है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज जनरली हाई इन प्लेन। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब है कि पर किलोमीटर हाउ मेनी पॉपुलेशंस आर लिविंग देयर। सो वो जो डेंसिटी है वो जनरली जो प्लेन्स एरिया है वहाँ पे ज़्यादा होती है। नेचुरली कि जो प्लेन एरिया है वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे से होती है, वहाँ पे पानी जो वैलीज हैं, रिवर्स होती हैं, तो एग्रीकल्चर जहाँ पे अच्छी होती है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट अच्छा होता है, सड़कें अच्छी होती हैं, तो इसलिए वहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा होती है। दिस हेल्प इन प्रोवाइडिंग चीप लेबर, कि अगर जनसंख्या ज़्यादा होगी तो चीप लेबर मतलब वहाँ पे काम करने वाले जो मजदूर हैं वो सस्ते दामों में मिल जाएंगे। एंड मार्केट फॉर फार्म प्रोडक्ट, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो प्रोडक्शन को खरीदने वाले भी ज़्यादा मिलेंगे। मोर ओवर इट बिकम ईजियर टू यूज़ मॉडर्न इक्विपमेंट टू प्लेन रीजन, कि जो इक्विपमेंट है जैसे आप ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, उनको प्लेन एरिया में अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वेयर एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़ मशीन ऑन रग्ड एंड टोपोग्राफी, कि टोपोग्राफी होता है टाइप ऑफ लैंड, कि जो एरिया ऊबड़ खाबड़ है वहाँ पे हम इन मशीन का यूज़ सही तरीके से नहीं कर पाते। नेक्स्ट है द रिवर बेसिन एंड द डेल्टास आर मोर सुइटेबल फॉर एग्रीकल्चर देन द माउंटेन रीजन, कि जो प्लेन एरिया है वो माउंटेन रीजन के कंपैरिजन बहुत ही सुइटेबल होता है वहाँ पे एग्रीकल्चर करना। तो हमारा ये फर्स्ट पॉइंट हो गया रिलीफ। रिलीफ का मतलब दोबारा से सुनिए बच्चे, रिलीफ का मतलब होता है टाइप ऑफ लैंड, कि जो प्रोडक्शन है, जो क्रॉप्स है, जो एग्रीकल्चर है वो वहाँ की लैंड एरिया से इफ़ेक्ट होती है। अगर माउंटेन एरिया है तो प्रोडक्शन जो है, क्रॉप्स प्रोडक्शन वो कम होगी। अगर प्लेन एरिया है तो प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होगी। अगर प्लेटू एरिया है
तो वहाँ भी कंपैरिजन ऑफ प्लेन एरिया प्रोडक्शन जो है वो कम होगी। इट मीन्स दैट रिलीफ जो है, टोपोग्राफी जो है, वो हमारे क्रॉप्स प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर को इफेक्ट करती है। चलिए अब सेकंड है हमारा क्लाइमेट। तो बच्चों आपने भी देखा है कि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, हर फसल को, हर क्रॉप्स की अपनी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो जहाँ पे जिस तरह की क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वहाँ पे उसी तरह की क्रॉप्स प्रोडक्शन होती है। चलिए डिटेल में करते हैं। एग्रीकल्चर इज हाईली सेंसिटिव टू क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, कि एग्रीकल्चर जो है बहुत सेंसिटिव होती है क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, मतलब अलग अलग जो क्लाइमेट होता है उसके हिसाब से। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट, कि हर क्रॉप की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें अलग तरह का टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होती है। कोई फसल होती है जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, किसी को कम चाहिए, किसी को रेनफॉल ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। दैट इज़ वाई द वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन सपोर्ट डिफरेंट क्रॉप्स एंड पैटर्न। इसीलिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी वजह से जो है क्रॉप्स पैटर्न अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से वीट इज़ अ क्रॉप ऑफ टेम्परेट रीजन, कि जो टेम्परेट रीजन, जैसे हमारा कंट्री इंडिया है, यहाँ पे टेम्परेट एरिया है, ना ही तो ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंड, तो ऐसे एरिया में जो है वीट के लिए बहुत ही स्वीटेबल है। एंड राइस ग्रोज इन अ वेल ट्रॉपिकल रीजन, और राइस जो है बहुत अच्छा जो है ट्रॉपिकल रीजन में होता है। ग्रोइंग सीजन इज लॉन्ग इन इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल रीजन एज कम्पेयर टू द सेम इन द टेम्परेट रीजन। कि आपने जोन पढ़े होंगे बच्चों, कि हमारे जो है जोन होते हैं, बीच का जो जोन है जहाँ पे डायरेक्ट सनरेज पड़ती है वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बारिश ज़्यादा होती है। उसके ऊपर हमारा जो है वो टेम्परेट जोन होता है। जो हमारा टोरिड जोन होता है उसको हम ट्रॉपिकल जोन भी बोलते हैं। और उसके ऊपर और उसके नीचे नॉर्दर्न टेम्परेट रीजन होता है और साउदर्न टेम्परेट रीजन होता है। तो टेम्परेट रीजन जैसे जैसे उनका टेम्परेचर अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ की जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है वो भी अलग है। सो इट मीन्स दैट क्लाइमेट डेफिनेटली इफेक्ट आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है सोइल, कि अब मिट्टी किस तरह की है। सोइल हमारी कई तरह की होती है, जैसे लेटराइट सोइल है, फर्टाइल सोइल है, एल्यूवियल जिसको बोलते हैं, उसके बाद ब्लैक सोइल है, रेड सोइल है, येलो सोइल है, डेजर्ट सोइल है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह की सोइल पाई जाती है। और ये जो सोइल हैं ये हमारी फसलों के लिए अलग अलग तरह की ज़रूरत होती है। तो चलिए देखते हैं। सोइल रिच इन मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर सपोर्ट एग्रीकल्चर, की मिट्टी में बहुत तरह के मिनरल्स और ऑर्गेनिक छोटे छोटे जीवाश्म पाए जाते हैं जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। केमिकल कंपोजिशन एंड द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि जो हमारी केमिकल कंपोजिशन आपने साइंस में पढ़ा होगा कि मिट्टी में केमिकल जो कंपोजिशन है और सोइल की फर्टिलिटी है वो अलग जगह पे अलग अलग तरह की पाई जाती है, विच लीड्स टू द वेरिएशन इन सोइल टाइप, जिसकी वजह से हमारी मिट्टी अलग अलग तरह की पाई जाती है। ईच क्रॉप हैज़ इट्स ओन रिक्वायरमेंट ऑफ सोइल, अलग अलग तरह की मिट्टी को अलग अलग तरह की क्रॉप्स को अलग अलग तरह की सोइल की ज़रूरत होती है। अकॉर्डिंग टू द सोइल टाइप, जिस तरह की सोइल की टाइप होती है, लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट, अलग अलग तरह की फसलें वहाँ पे उगाई जाती हैं। ऑफ द वर्ल्ड एल्यूवियल सोइल एंड ब्लैक सोइल आर द मोस्ट फर्टाइल सोइल फॉर एग्रीकल्चर, कि एल्यूवियल जो सोइल है और ब्लैक सोइल है वो सबसे ज़्यादा फर्टाइल मानी जाती हैं एग्रीकल्चर के लिए। तो बच्चों ये हमारा टॉपिक था फिजिकल और जोग्राफिकल फैक्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ये कई तरह से क्वेश्चन आ सकता है, पर हमारा जो टॉपिक है वो यही रहेगा कि हमारी जो क्रॉप्स प्रोडक्शन है, हमारी जो एग्रीकल्चर है, उसको इफ़ेक्ट करने वाले फिजिकल फैक्टर कौन से हैं या जोग्राफिकल फैक्टर कौन से हैं। तो उसमें हमारा रिलीफ मतलब टाइप ऑफ लैंड एरिया, क्लाइमेट और सोइल आएगा। यहाँ पे हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अब हम इसे स्टॉप करेंगे। So students, if you like this video, please like, share and subscribe this channel and press the bell icon also to get the notifications for the new video. And today your question, जो शुगर केन है वो लार्जेस्ट अमाउंट में सबसे ज़्यादा किस कंट्री में होता है। दोबारा से सुनिए कि जो शुगर केन है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किस कंट्री में होता है। तो आपको इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स में राइट करना है। सो स्टूडेंट्स,
मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।